नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में पहले हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। बताएंगे आपको कि अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहम ने कौन सी ऐसी घोषणा कर दी जो इस युद्ध को और भीषण बनाएगी। रूस के लिए कैसे ये चिंता का विषय है, युद्ध का ताजा हाल क्या है और शांति की उम्मीद अब कैसे पहले से ज्यादा धूमिल हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीरिया की। बताएंगे आपको कि कैसे ये अब इजराइल और तुर्की के बीच बड़े तनाव को जन्म दे रहा है। सीरिया में असद के अपदस्थ होने और अल शरा के सत्तासीन होने से कैसे पश्चिम एशिया के समीकरण बदल रहे हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन से एकजुटता प्रकट करने पहली विदेश यात्रा में कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बर्नहम। रूस को दो टूक, जारी रहेगा यूक्रेन को समर्थन। ईयू ने दी 6.1 अरब यूरो की सैन्य सहायता। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक मुहैया कराने पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ा विवाद। क्रेमलिन ने कहा युद्ध की आग में घी डाल रहा ब्रिटेन। ज़ेलेंस्की ने कहा शांति चाहते हैं, आत्मसमर्पण नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक संबंधों पर हुई चर्चा। सौंपा पीएम मोदी का निजी संदेश। ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक वार। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले काटेंगे तेहरान की हर आर्थिक लाइफलाइन। ईरान का पलटवार, जारी किया शिपिंग अल्टीमेटम। कहा नियम तोड़े तो होगा जुर्माना, हिरासत या जब्ती। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद के सहयोगियों पर अदालत का कसता शिकंजा। पूर्व ग्रैंड मुफ्ती अहमद हसून को उम्र कैद की सजा। सीरियाई अदालत ने युद्ध अपराध और हिंसा भड़काने का पाया दोषी। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। रूस की धमकियों के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का बड़ा फैसला किया है। इतना ही नहीं, अब यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइल तकनीक देकर स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की तैयारी भी है। इससे रूस के भीतर दूर तक हमले करने की यूक्रेन की क्षमता बढ़ सकती है, जबकि मॉस्को की चिंता और गहरी होगी। यानी जंग में हथियार और हमले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शांति की राह अब भी दूर नजर आ रही है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर अंजाम भुगतने की रूसी धमकी की परवाह किए बिना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सीधे कीव पहुंचे हैं। संदेश साफ है कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत के सामने एयर डिफेंस के संकट से जूझ रहे यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरा, यूक्रेन को डराकर पश्चिमी देशों को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। तीसरा, ब्रिटेन यूरोप की सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मॉस्को लगातार पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगाता रहा है। ब्रिटेन का तर्क है कि रूस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जाए। ब्रिटेन अब यूक्रेन को मिसाइलें देने के साथ साथ मिसाइल बनाने की तकनीक भी देने जा रहा है। उन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक की अध्यक्षता कर लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया। इसका मकसद है फ्रांस और यूक्रेन को स्कैल्प लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन में सक्षम बनाना। स्कैल्प वो मिसाइल है जो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो के साथ साझा ब्रिटिश फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित है। अगर यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद बढ़ाने में सफल होता है तो उसे पश्चिमी देशों से मिसाइल की डिलीवरी का इंतजार कम करना पड़ेगा। ये रूस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अभी तक रूस यूक्रेन के शहरों पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है।
अब यूक्रेन की कोशिश है कि रूस की सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमता पर उसकी जमीन से दूर तक वार किया जाए, यानी युद्ध का एक नया समीकरण बन रहा है। लेकिन यूक्रेन के सामने एक समस्या भी है। वो रूस के अंदर दूर तक हमला करना चाहता है, लेकिन खुद रूसी मिसाइलों से अपने शहरों को बचाने के लिए पश्चिमी एयर डिफेंस पर निर्भर है। हाल के हफ्तों में रूस ने कीव और दूसरे यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमले तेज किए हैं। इसलिए यूक्रेन को पैट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। फ्रांस ने भी यूक्रेन को अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइल देने का वादा किया है। रूस की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर नहीं होगी कि यूक्रेन को नई मिसाइलें मिल रही हैं। बड़ी चिंता है कि यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद करने लगे। रूस के लिए सप्लाई लाइन पर हमला करना मिसाइलों की विदेशी डिलीवरी रोकने से ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन की ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के भीतर ऊर्जा और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बड़े हमले बढ़ा दिए हैं। हाल के दिनों में रूस की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ओजोन और वाइल्ड बेरीज के गोदाम और सेंटर निशाने पर हैं। अब जंग का मैदान सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों की सप्लाई चेन भी रण क्षेत्र बन चुकी है। बड़ी विडंबना यह है कि हथियारों की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यही है कि ब्रिटिश पीएम की जो ये यूक्रेन की यात्रा है, इससे जो कुछ उन्होंने वहां पर घोषणाएं भी की हैं, क्या कुछ फर्क आएगा जो यूक्रेन की अभी तक जिस तरह की रणनीति है या जिस तरह से यूक्रेन वहां पर युद्ध लड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। ये जो विजिट हो रही है प्रेसिडेंट बर्मन, ये फर्स्ट विजिट है उनकी जब से उन्होंने संभाला है। एक तो बड़ा, ये मैं कहूँगा बड़ा सिंबॉलिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे पर के दिन उन्होंने वहां विजिट किया है। और जिस तरह का उन्होंने घोषणा की है कि यूक्रेन को वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रांस भी उनके साथ में आ रहा है, और एड पैकेज, जैसा कि आपने बताया, बहुत बड़ा एड पैकेज भी उनको दिया जा रहा है। तो इससे ये दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से हाथ खींच रहे हैं यूक्रेन की मदद से, उसकी जगह अब जो है यूरोपियन देश जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए अपनी सुरक्षा में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया से बैटलफील्ड में या किसी तरह से हार मान जाए और उन शर्तों को मान ले रूस की, प्रेसिडेंट पुतिन की, जो वो सोच रहे हैं कि वो उनके लिए भी खतरनाक हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि यूक्रेन की जो क्षमता है, अगर ये मदद भी मिल जाती है, उसमें तो समय लगेगा, टाइम गैप बहुत, आज अगर तय होता है तो उसमें समय लगेगा। लेकिन अभी जो क्षमता है उस पर रूस जिस तरह से अटैक कर रहा है, वो उनकी कैपेसिटी बराबर कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को जो वाइटल एरियाज हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, या ऑयल की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, रिफाइनरीज हैं, या उनकी जो एक्सपोर्ट हब है ब्लैक सी, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन मुझे एक आशा की इसमें सब में किरण नजर आ, वो ये कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अभी पीछे ऑफर दिया था ब्लैक सी का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है ये ब्लैक सी में। उन्होंने कहा कि हम दोनों सिविल एरियाज जो हैं उन पर अटैक करना बंद कर, क्योंकि ब्लैक सी का जो रूट वो यूक्रेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक उसको नकारा नहीं, उन्होंने लेकिन शर्त रखी। शर्त उन्होंने ये रखी कि ये केवल ब्लैक सी नहीं, लेकिन अगर यूक्रेन उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हब्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, उनको भी इसमें शामिल करें तो हम बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उसको नकार नहीं रहे हैं। तो ये है कि दोनों ही देश, मुझे लग रहा है कि दोनों जिस तरह के अटैक एक दूसरे पर हो रहे हैं उससे उनको नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है, और वो थोड़ा पीस का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी ये पॉइंट एक मुझे नजर आ रहा है। और इस सब के बीच जिस तरह से ये ब्रिटेन ने घोषणा की है वहां पर अभी, और इससे पहले हमने देखा था कि
यूक्रेन ने जो लंबी दूरी के ड्रोन हैं वो रूस के अंदर कई जगह पे हमला किया था और रूस ने आरोप लगाया था कि ये ब्रिटिश ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और रूस के बीच में ये तनाव आगे और बढ़ेगा क्या इसको लेकर के? बिल्कुल, तनाव तो देखिए पहले भी तनाव इनके बीच में था और पहले केवल बात हो रही थी, लेकिन अब जो है ब्रिटेन जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है जर्मनी, ब्रिटेन जिस तरह से उनको इक्विपमेंट दे रहा है, हथियार प्रोवाइड कर रहा है, ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उनके बीच में बढ़ती जा रही है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई ये मतलब इसमें अटैक वाली बात आएगी, लेकिन डिप्लोमेटिक टेंशन जो है इन दोनों के बीच में और मेरे विचार से बढ़ेंगी, क्योंकि रूस मेरे विचार से इस वक्त ये नहीं चाहेगा कि सामरिक क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिप्लोमेटिकली अटैक करना, आरोप प्रत्यारोप, वो मेरे ख्याल से कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़े। और तीसरा सवाल यह है सर कि हम ये देख रहे हैं कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया है और यूक्रेन को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि यूक्रेन भी जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरह से अपनी ज़मीन को अभी तक उसने बचा के रखा हुआ है, तो ऐसे में क्या पुतिन सिर्फ मिलिट्री मीन से इस युद्ध को खत्म कर पाएंगे? देखिए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये तो यूक्रेन की तरफ से अगर मैं कहूं तो ये तो साफ है कि एक डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से यूक्रेन युद्ध को अपनी जमीन को वापस नहीं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वहां मैन पावर की बहुत है। जेलेंस्की ने भी बोला है कि सितंबर जो इलेक्शन हो रहे हैं रूस में, उसके बाद में 3 लाख और सैनिक रूस जो है लाना चाह रहा है। तो वो जेलेंस्की भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके पास मैन पावर की कमी वहां रूस में है, लेकिन उतनी कमी नहीं। तो मिलिट्री तौर पे तो जेलेंस्की नहीं कर सकते, लेकिन जेलेंस्की क्या कर रहे हैं कि नॉन मिलिट्री तरीके से, जैसे डीप ड्रोन, जैसे हम बात कर रहे हैं, डीप ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो और उनको मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस भी मिल रही है कि वो पिन पॉइंटेड अटैक किए हैं और रूस की जो क्षमता है, रिफाइनरी कैपेसिटी है या एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उससे उनको नुकसान हुआ। तो लेकिन जो ये जो स्ट्रेटेजी है उनकी यूक्रेन की, उससे पुतिन की जो दिमाग में था प्रेसिडेंट पुतिन की कि भाई हम मिलिट्रीली इसको ओवरकम कर लेंगे और यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पा रहे हैं और कन्फ्रंटेशन ये जो है, और अमेरिका भी जो शांति की बातचीत वहां पर कर रहा था वो भी लगभग अब किनारे हो गया है, कोई उसमें आगे सफलता तो मिल नहीं रही। नहीं, उनकी तो बातचीत बिल्कुल एक तरीके से बंद होगी। जर्मनी ने उनको कोशिश भी की है, जर्मनी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप से कि भाई आपने कुशनर वगैरह कुछ पहले भेजा था, उनको फिर से भेजिए, उनसे बातचीत का रास्ता निकालिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो है वेस्ट एशिया में इतने ज्यादा मेरे ख्याल से इन्वॉल्व हो गए हैं कि यूक्रेन पर उनकी निगाह इस वक्त इतनी नहीं है, क्योंकि जर्मनी को प्रोड करना पड़ रहा है उनको। तो क्लियरली इसका मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप का इंटरेस्ट इस वक्त यूक्रेन में नहीं। ठीक है सर। सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरणों के बीच इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सीरिया अब दोनों देशों के रणनीतिक हितों का नया अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। इसी तनाव को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में जॉर्डन में सीरिया और इजराइल के बीच अहम वार्ता हुई है। मकसद है सीरिया को किसी नए क्षेत्रीय संघर्ष का मैदान बनने से रोकना और तनाव कम करने के लिए एक नया तंत्र तैयार करना। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। असद शासन के पतन के बाद न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के लिए नया सीरिया रणनीतिक दबदबे का नया मैदान बन गया है।
वर्षों से गृह युद्ध का शिकार रहा सीरिया एक तरफ आंतरिक सशस्त्र समूहों से निपटने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं क्षेत्रीय ताकतों की बढ़ती दखलंदाजी बड़ी मुसीबत बनी हुई है। असद के पतन के साथ सीरिया से हिजबुल्लाह और ईरान का वर्चस्व टूटने के बाद इजराइल अपने पड़ोस में किसी नई सुरक्षा चुनौती को पनपने से रोकना अपनी जिम्मेदारी बता रहा है। अहमद अल-शरा के सत्ता पर काबिज होने के बाद इजराइल सुरक्षा का हवाला देकर लगातार सीरिया पर हमले करता रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए बफर जोन से आगे निकलते हुए सीरिया के अंदर तक अपनी सेना तैनात कर रखी है। इजराइल अपने इस कदम से किस हद तक अपना लक्ष्य हासिल कर पाया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन तुर्की के रूप में सीरिया की नई सरकार को समर्थक मिल जाना तेल अवीव के लिए नई चुनौती बन गया है। गाजा हमले के बाद से इजराइल और तुर्की के रिश्तों में आई कड़वाहट सीरिया के अखाड़े में तनाव का बड़ा कारण बन गई। सीरिया के अबू अल दुहैर एयरबेस पर इजराइल के हमले ने अमेरिका के दो अहम सहयोगियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि तुर्की सैन्य अड्डे पर अपनी सेना की तैनाती की तैयारी कर रहा था। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अंकारा सीरिया की नई सेना और सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने में मदद कर रहा है और दमिश्क के साथ अपने सैन्य तथा रणनीतिक रिश्ते बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को डर है कि तुर्की के प्रभाव में एक मजबूत सीरिया उसके खिलाफ भविष्य में रणनीतिक चुनौती बन सकता है। अब इसी तनाव को कम करने के लिए जॉर्डन में अमेरिका की मध्यस्थता में सीरिया और इजराइल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। वार्ता का पहला मकसद हाल के इजराइल हमलों के बाद तनाव कम करना, सीरिया को इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ती तनातनी का मैदान बनने से रोकना। इसके लिए दोनों पक्ष सीरिया में ऐसी व्यवस्था बनाने पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका की निगरानी में जॉर्डन में एक विशेष ऑपरेशनल रूम बनाया जा सके। वहीं सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का कारण एक रणनीतिक पहाड़ी गोलान हाइट्स है जो सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इजराइल ने 1967 में इसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1973 में इसे वापस लेने की कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 1974 में दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक बफर जोन बनाया गया। इजराइल ने कब्जाए गए क्षेत्र को अपने देश में मिलाने की कोशिश की तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध बताया। 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को अमेरिकी मान्यता दी थी। हाल ही में अमेरिकी दूत टॉम ब्राक के एक बयान से विवाद पैदा हो गया। उन्होंने गोलान पर इजराइल का कब्जा बताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि इससे गोलान को लेकर अमेरिका की स्थिति नहीं बदलती है। अमेरिका की कोशिश है कि सीरिया किसी नए क्षेत्रीय युद्ध का मैदान न बने। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। सिंघल साहब, अगर ये सीरिया को लेकर के हम बातचीत करें तो ये सीरिया को लेकर के इतनी क्या दिक्कतें अब वहाँ पर शुरू हो गई हैं कि इजराइल तुर्की आमने सामने आ गए हैं, आसपास के जो देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता पैदा हो गई है। एक बड़ा यहाँ पे जो हुआ है, अपने सवाल जो पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि जब से असाद रेजिम का पतन हुआ है और प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा की गवर्नमेंट आई, और ये सबको मालूम है कि तुर्की के जो सपोर्ट से ये गवर्नमेंट आई है, तो तुर्की का जो दखलंदाजी पहले सीरिया में नहीं, वहां बहुत बड़ी दखलंदाजी वहां पर आ गई, जो कि इजराइल को बड़ी नागवार गुजर रही है, क्योंकि तुर्की और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं है पहले से ही। वो सुरक्षा के इजराइल सुरक्षा की दृष्टि से तुर्की को शक की नजर से देखे। अभी तक पीछे क्या टाइम था, क्या हो रहा था कि सीरिया में जब भी इजराइल अटैक करता था, उनका उद्देश्य ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए होता है और वहां जो आर्म सप्लाई होती है उसको कम करने के लिए होता है। अब भी जो अपने 18 तारीख की जो अटैक हुआ ये नॉर्थ वेस्ट सीरिया में एयरबेस के ऊपर अल बुरहान एयरबेस पर जो अटैक हुआ, वो उसमें साफ साफ इजराइल ने कहा है कि उनका उद्देश्य ये था कि उनको डर है कि उस एयरबेस को तुर्की को मिलने वाला है, तुर्किया को वहां पे वो एयरबेस बनाना चाहते हैं। जबकि तुर्की और सीरिया दोनों ने इस बात से कहा है कि भाई हमारा कोई इस तरह का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दूसरी इसमें एक एंगल लाना चाहूंगा मैं, क्योंकि अभी सीरिया के जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान की विजिट की, और वहां पर ये जो मक्का का जो एग्रीमेंट हुआ तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब जी, उसमें उन्होंने सीरिया ने कहा है कि हम भी विचार कर रहे हैं उसको, जो अगर वो उस
सीरिया भी उसको ज्वाइन कर लेता है तो इजराइल की मुश्किलें और बढ़ जाती जी। क्योंकि उसमें पैक्ट में पॉलिटिकल एक्चुअल में क्या होगा वो अलग बात है, पर यह है कि एक के ऊपर अटैक हुआ तो दूसरे के ऊपर अटैक उसको माना जाएगा। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि सीरिया का यहां पर उनके साथ में इस तरह का एग्रीमेंट हो। अगर ये एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगेगा कि इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुर्की जो है नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी है। तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। इजराइल का इस वक्त उद्देश्य यह है कि तुर्की का इन्फ्लुएंस रूस और उसमें सीरिया में कम से कम हो, और वहां सीरिया के जो राष्ट्रपति अलशेरा वो बहुत अच्छे अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। वो सबके साथ में दोस्ती रखे हैं, रूस के साथ भी उन्होंने दोस्ती रखी है, अमेरिका के साथ भी उन्होंने दोस्ती कर ली है, और तुर्की के साथ तो उनकी है ही है। तो वो जो है सबके साथ में दोस्ती रख करके चल रहे हैं। तो वो इजराइल को जो एडवांटेज था वो इस वक्त उसको कम होता जा रहा है। तो वो सर यहाँ पर उनके लिए जी बढ़ रही। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इजराइल ने वहाँ पर सीरिया में हमला भी किया था एक एयरबेस पर। आने वाले दिनों में भी क्या इसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं क्या, अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो? बिल्कुल इस तरह की पूरे हालात बनने की संभावना है, जबकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो अटैक हुआ वो अननेसेसरी था, इसकी आवश्यकता नहीं। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है सीरिया के साथ में दोस्ती रखने की, क्योंकि उनको लगता है कि उनको इसमें अगर सीरिया उनके साथ रहेगा तो उनको उसमें मदद मिलेगी। लेकिन इजराइल के इंटरेस्ट में ये नहीं है, और इजराइल और यूएस में इस बात पर कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है, जो कि लेकिन अभी जो जैसा कि आपने जॉर्डन के बारे में बताया कि वहां रिपोर्ट में अपनी में कि जॉर्डन में उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें रशिया और इजराइल दोनों शामिल हुए, और उसमें उन्होंने डी-एस्केलेशन और 74 का जो एग्रीमेंट है उसके विषय में बातचीत की, और उसके बारे में भी बातचीत की, क्योंकि सीरिया चाहता है कि अल-बशर जब उनका पदस्थ हो गए थे उसके बाद में सीरिया ने इजराइल ने सीरिया के कुछ इलाके पर कब्जा किया हुआ है, उसको बफर जोन जब उन्होंने क्रिएट की तो वो चाहते हैं कि वो उस एरिया को भी वो खाली कराया जी। तो ये एक अमेरिका की कोशिश है कि सीरिया और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, लेकिन इजराइल के जो लग रहा है इजराइल को खतरा अभी भी सीरिया से है, और उधर वो टर्की से भी उनको पर। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सिंघल साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान की कमाई के बड़े रास्ते बंद करना है। उन्होंने दूसरे देशों से भी इस कोशिश में शामिल होने की अपील की है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। इस बीच ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के आदेश के जवाब में कुछ अमेरिकी सामानों पर शुल्क लगाएगा। यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार वार्ता विफल होने के बाद उठाया गया है। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों के आयात पर शुल्क 8 सितंबर से लागू होगा। यह कदम लंबे समय से सहयोगी और प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहे इन देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को और खराब करेगा। कजाकिस्तान में सरकार समर्थक नई पार्टी एडिलेड ने रविवार को हुए संसदीय चुनाव में 71% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इस नतीजे से राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद है। एडिलेड की स्थापना इस साल की शुरुआत में हुई थी और इसका नेतृत्व टोकायेव के करीबी सहयोगी कर रहे हैं। एडिलेड के बनने के कुछ ही समय बाद इसमें पिछली सत्ताधारी पार्टी अमानत का विलय हो गया था।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में एक बिल पेश करेगी। इस बिल का मकसद 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाना है। साथ ही इसमें नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनी पर प्लेटफॉर्म के ग्लोबल रेवेन्यू का 10% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव शामिल है। अमेरिका ने अगले महीने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली संयुक्त एम्फीबियस लैंडिंग ड्रिल रद्द कर दी है। अमेरिका ने ईरान में चल रहे युद्ध के कारण अपनी सेना की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। गिनी की राजधानी में एक कचरा डंपिंग साइट पर भूस्खलन से 30 लोगों की मौत हो गई। गिनी सरकार ने बताया कि रात भर हुई बारिश के कारण कचरे का एक विशाल ढेर ढह गया, जिसकी चपेट में पास के टेंट और झुग्गियां आ गई और 30 लोगों की जान चली गई। नाइजीरिया के उत्तर मध्य नाइजर राज्य में एक मस्जिद पर हुए हमले के बाद हथियारबंद लोगों ने करीब 600 लोगों को अगवा कर लिया। रविवार को अपहरणकर्ताओं की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें लोगों के बड़े समूह जंगल वाले इलाके में बैठे दिखे, जिनके चारों ओर हथियारबंद लोग मौजूद हैं।